हाय एवरीवन। सर सैयद अहमद, जिनको आप लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से ज़्यादा जानते होंगे। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है और उसके संचालक रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए सिर्फ इतना ही समझ लेना वो काफ़ी नहीं है। सर सैयद अहमद ने न सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है बल्कि ना जाने ऐसे कितने काम किए हैं मुस्लिम्स के लिए, जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज हम उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करें या उनके बारे में समझने की कोशिश करें तो हमें लगता है कई हफ्ते कई साल उनके बारे में सिर्फ समझने में ही लग जाएंगे। उन्होंने ना जाने ऐसी कितनी किताबें लिखी हैं। वो न सिर्फ रिलीजियस, लिटरेचर, साइंस, मैथ, हर एक टॉपिक पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आज हम उनके बारे में थोड़ी सी झलक आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहेंगे। उनकी कुछ शुरुआती ज़िंदगी और उसके बाद उन्होंने किस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया है और उसके पीछे उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हालांकि ये 10 मिनट का वीडियो उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है। उनको बताने के लिए 10 मिनट नहीं, कम से कम 10 घंटे या 20 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी उन छोटी छोटी सी चीज़ों को जो उन्होंने किया है उनको आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए और ला सकें। इस वक्त सर सैयद अहमद पैदा हुए उस वक्त मुगल काल का अंत चल रहा था और अंग्रेजों की हुकूमत दिल्ली में शुरू हो चुकी थी। ये वक्त 1857 से पहले का है। 17 अक्टूबर 1857 में जब सर सैयद अहमद पैदा हुए तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया था और वो वही दौर था जब मुगल काल का अंत हो रहा था और अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरे देश में बढ़ रही थी या काबिज हो रही थी। आपकी पैदाइश दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 में हुई थी। दिल्ली में पैदा होने के पीछे सबसे बड़ी जो मेन वजह बताई जाती है कि उनके फादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के फादर वो सभी मुगल सल्तनत में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशंस पर काम करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हाथ था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई थी और वहीं पर उन्होंने अपनी एजुकेशन भी हासिल की और पले बढ़े। अगर आप पोजीशंस की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि मुगल एम्परर में उनकी पहुंच इस तरह की थी कि उनके वालिद सैयद मोहम्मद मुत्तकी अकबर शाह सेकंड के वजीर थे। तो आपकी जो सारी एजुकेशन हुई वो सारी दिल्ली में हुई और आप बहुत बड़े बड़े स्कॉलर से मुतासिर हुए और आप अपनी एजुकेशन में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। आपने ना सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन को हासिल किया बल्कि आपने मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर इन सभी में बहुत ज़्यादा अपना दिलचस्पी दिखाई और इन सभी सब्जेक्ट्स में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। जब आप अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे थे तो उसी बीच में मुगल एम्परर का खात्मा हो रहा था और ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम यहाँ पर चालू हो गया था। तो ऐसे वक्त में उनके लिए एजुकेशन काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को काफ़ी अच्छे से हासिल किया। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली जो जॉब आपने की थी वो एज ए क्लर्क के रूप में की थी और आपकी दिन पर दिन तरक्की होती रही और ब्रिटिश गवर्नमेंट में आप एक अच्छी पोजीशन पर रेगुलर आगे बढ़ते रहे और आपका कई शहरों में ट्रांसफ़र भी होता रहा। आप एक शहर से दूसरे शहर जाते रहे। इसी बीच में दिल्ली से आगरा, आगरा से फिर आप वापस दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए और 1854 तक आप दिल्ली में ही रहे। उसके बाद फिर आपका थोड़े से समय के लिए रोहतक और बिजनौर में भी ट्रांसफ़र हुआ, जो एज अ जज की पोजीशन के रूप में एक छोटी सी उनको कहा जा सकता है कि एक छोटी सी पोजीशन जज के रूप में भी उनको दी गई थी, जहां पर उन्होंने
अपना थोड़ा सा समय बिताया था। क्योंकि आपकी जॉब ज़्यादातर कोर्ट में थी, तो आप जॉब करते हुए आपने ब्रिटिश कॉलोनियल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की और बहुत अच्छे से उसको समझा। उसी बीच में जो 1857 का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, उस रेवोल्यूशन में उन्होंने बहुत से क्रांतिकारियों को बचाया, उनकी फैमिलीज को बचाया। उस रेवोल्यूशन के दौरान बहुत से लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया गया था और ये इतना ज़बरदस्त रेवोल्यूशन था जिसकी हवा कानपुर, आगरा और लखनऊ तक भी पहुंची थी और वहां पर भी हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। इसी रेवोल्यूशन में उनके बहुत से रिलेटिव्स को भी मार दिया गया था और ना जाने कितने और उनके साथी, जानने वाले और रिश्तेदार वहां पर मार दिए गए थे। इसी तरह से अपनी वालिदा यानी कि मदर को वहां से बचाकर सेव करके वो वापस मेरठ लेकर आए थे, जब बाद में उनका इंतकाल मेरठ में हुआ। तो इस तरह से एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। उधर एक तरफ तो रेवोल्यूशन चल रहा था और इधर रेवोल्यूशन के साथ साथ सर सैयद अहमद की जो पोजीशंस थी जॉब में वो भी बढ़ती चली जा रही थी। वो कोर्ट में भी उनकी पोजीशंस बढ़ती चली गई और वो लगातार नई नई जगह पर ट्रेवल करने लगे और उनको अलग अलग शहरों में, सिटीज में भेजा जाने लगा, उनको अलग रैंकिंग देकर, जिसमें वो मुरादाबाद, गाजीपुर, अलीगढ़ इस तरह के शहरों में वो जाने लगे। उनको अलीगढ़ उस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो 1876 में रिटायर होने के 2 साल के बाद 1878 में वो अलीगढ़ जाकर बस गए थे। आपकी शुरुआती एजुकेशन में जो सबसे बड़ा हाथ था वो आपकी मदर का था, यानी कि आपकी वालिदा का और आपके ग्रैंडफादर का। उन दोनों ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान रखा और आपकी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया और उस एजुकेशन की वजह से ही वो इतने बड़े रेवोल्यूशन को ला पाए। उसके बाद जब वो रिलीजियस एजुकेशन हासिल कर रहे थे तो उस वक्त वो 2 लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, जिसमें एक नाम आता है शाह गुलाम अली और दूसरा शाह वलीउल्लाह। इन दोनों से आप बहुत ज़्यादा, इनकी एजुकेशन से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इसके बाद सैयद अहमद बरेलवी, जो अहमद रजा खां बरेलवी के नाम से जाने जाते, उनकी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और वो उनके साथ जुड़ गए। वो उस वक्त एक मूवमेंट चला रहे थे, वहाबी मूवमेंट, तो उस मूवमेंट के खिलाफ वो जुड़ गए और उनके साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ों को हासिल किया। इसी बीच में इस तरह के मूवमेंट के साथ जुड़े और उनको जिन लोगों ने मुतासिर किया वो उस वक़्त के बहुत बड़े बड़े नाम थे। और उन्हीं नामों में जब बात आती है गालिब और ज़ौक़ की, जो कि अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे, मिर्ज़ा गालिब का नाम तो आज सभी जानते हैं और सभी लोग बहुत अच्छी तरह से उनकी कलाम को सुनते हैं। लेकिन ज़ौक़ का नाम भी ऐसे लोग जो उर्दू में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, जो उर्दू को बहुत अच्छे से समझते हैं और जिनका शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, वो ज़ौक़ को भी काफ़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। सर सैयद अहमद, जब आप 23 साल के ही थे उस वक़्त से ही आपको लिखने का शौक़ शुरू हो गया था। जिस वक़्त आप एक छोटी सी क्लर्क की जॉब कर रहे थे, तो उस क्लर्क की जॉब करते हुए आप अपनी बचे हुए वक्त में आप अपना कुछ राइटिंग करते थे, कुछ लिखते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि 6000 पेजेस तक आपने लिखे हुए हैं और उन्होंने सभी पहलू को, चाहे वो हिंदी से जुड़ा हुआ हो, इंग्लिश से जुड़ा हुआ हो या मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सभी जितने भी एजुकेशन, किसी भी तरह से एजुकेशन को हासिल किया जा सकता है, उन सभी एजुकेशंस को आपने हासिल किया और सभी में अपना बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दिया। साथ में आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में भी काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा आपने कुरान की तफसीर को भी लिखा हुआ है। कुछ वॉल्यूम तो ऐसे थे जो आपके इंतकाल के 4 साल के बाद वो प्रिंट हुए थे। तो इस तरह से आपकी एजुकेशन को लेकर इतनी ज़्यादा पकड़ थी। जब आपका ट्रांसफ़र अलीगढ़ हुआ था 1864 में, तो उस वक्त तक आपको एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और बहुत ज़्यादा पैशनेट थे एज अ एजुकेटर। तो उस वक्त उन्होंने एजुकेशन की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने एक मदरसा भी स्टार्ट किया था, जिसमें
मॉडर्न एजुकेशन को जोड़कर एजुकेशन दी जाती थी। मॉडर्न एजुकेशन का मतलब उस एजुकेशन को इंक्लूड करना जिसमें इंग्लिश और बाकी सभी सब्जेक्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो एक मॉडर्न एजुकेशन को वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे और उनका ये मानना था कि मुसलमानों के लिए इस तरह की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और इसी बीच में जो वो मदरसा उन्होंने स्टार्ट किया था वो बाद में विक्टोरिया एजुकेशनल सोसाइटी में चला गया था। उसके बाद वो और भी बहुत सी चीज़ों पर रेगुलर रिसर्च करते जा रहे थे। 1 अप्रैल को अपने बेटों के साथ आप इंग्लैंड गए, वहां पर आपको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा आपने पूरे इंग्लैंड को घूम घूम कर देखा और वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उनके मन में भी विचार आ रहा था कि किसी इस तरह की एक यूनिवर्सिटी इंडिया में होनी चाहिए जो मुसलमानों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करे और मुसलमानों को एजुकेशन के लिए बढ़ावा दे और उनकी तरक्की के लिए उस एजुकेशन सिस्टम को मदरसे की एजुकेशन सिस्टम से आगे सोचकर कुछ ऐसी एजुकेशन को लाना होगा जो मॉडर्न एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उन्हीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। उसके बाद उन्होंने एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज खोला जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद ने जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो उनका ये मानना था कि इस यूनिवर्सिटी को हम सिर्फ अलीगढ़ तक ही न सीमित रखे बल्कि पैन इंडिया में इसको फैलाना चाहते हैं। तब उन्होंने इसके लिए फंड इकट्ठा करने का काम शुरू किया और पैन इंडिया में इसका प्रचार शुरू किया। जब वो इंडियन एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के लिए पूरे पैन इंडिया में उसका प्रचार कर रहे थे तो उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। उस वक्त के बहुत ज़्यादा नामी स्कॉलर्स उन्होंने उनके खिलाफ फतवे भी दिए और उन्होंने इस तरह की एजुकेशन को गलत बताया। उनका ये कहना था कि मुसलमानों के लिए इस्लामिक एजुकेशन ही काफ़ी है, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ उनको ले जाना वो गलत है। इस चीज़ का विचार ऐसा था उन लोगों के बीच में कि बहुत से फतवे आपके खिलाफ निकले और बहुत से फतवों में आपको काफिर तक कहा गया और यहाँ तक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि आप क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं और आप लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस तरह के इल्ज़ाम भी उन पर लगते रहे। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि सर सैयद अहमद शाह की हिम्मत की दाद देनी होगी कि आज से 200-250 साल पहले उन्होंने इस तरह की यूनिवर्सिटी के लिए इतने बड़े लेवल पर काम किया और इतने बड़े बड़े लोगों का सामना किया और उनसे कह सकते हैं कि एक तरह का मुकाबला किया। और आज वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नाम उनका आता है और इस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा आपको 2 नेशन थ्योरी का जनक भी कहा जाता है और उसके बाद उन्होंने इस पर काम भी किया कि मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनकी एजुकेशन, उनकी तरक्की और उनके लिए रास्ते खुल जाएं। तो इसके बाद ये जो और इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन पर खुद भी इतना ज़्यादा पकड़ बना रखी थी कि हर एक सब्जेक्ट्स पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और साथ में न सिर्फ पकड़ थी बल्कि वो उन सब चीज़ों पर लिखते भी थे और उन्होंने पता नहीं कितनी किताबें हर एक मौजू पर या हर एक पार्ट में, चाहे वो लिटरेचर हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, रिलीजियस हो, हिस्ट्री हो, सब पर उन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।